गलतियां। तो वर्तमान में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन बचपन बचाओ आंदोलन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, नाम सुना है जी। मैं बचपन बचाओ आंदोलन जो है इसका राज्य समन्वयक हूँ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें हम बेसिकली चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल विवाह और पॉक्सो पीड़ित इन सभी के लिए हम काम करते हैं। तो चूंकि बात हो रही है बाल विवाह की, तो बाल विवाह अगर एक बाल विवाह होता है तो उसमें बहुत सारे कई प्रकार के अपराध होते हैं, केवल एक बाल विवाह का अपराध नहीं होता। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और बाल विवाह के बारे में बात करना है तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 10 मार्च 2024 को क्या हुआ था, ये आप लोगों को मालूम होगा शायद जी। क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का प्रारंभ हुआ। बहुत बढ़िया। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक घोषणा की थी कि अब हमको 2028-29 तक जो है बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। इसके बारे में हमारी बात हुई थी। उसके बाद आप लोगों का ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा कि 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया और उस निर्णय के बाद पूरे भारत में एक अभियान चालू हुआ जिसको नाम दिया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई 18 अक्टूबर के बाद 27 नवंबर 2024 को माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने दिल्ली से शुरुआत की बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, जबकि शुरुआत हो चुकी थी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से 10 मार्च 2024 को। तो हमारे यहाँ का अभियान उठा लिया किसने? पूरे भारत ने, और उस अभियान को नाम दिया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। उसके बाद फिर एक नई बात और आप लोगों को बताता हूँ कि 31 दिसंबर 2024 को एक और अच्छी घटना हुई। वो घटना ये थी कि नेपाल सरकार ने हमारे पूरे उस अभियान को उठा लिया और बाल विवाह मुक्त नेपाल की घोषणा कर दी। अभियान शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ से और शुरू पहुंच गया था वो नेपाल से। तो अभी तो तालियां बजती है। ठीक है, उसके बाद भी हम यहीं नहीं रुके हैं। फिर 25 सितंबर 2025 को यूएन ने इस मामले को उठा लिया है और चाइल्ड मैरिज फ्री वर्ल्ड की घोषणा कर दी है। अभियान हमारा था और पहुंच गया है वर्ल्ड में। इस बार फिर से एक बार अपनी तो बाल विवाह के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा एनएफएचएस 4 जब हुआ था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जब हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति पूरी गंभीर थी। 4 में ज्यादा गंभीर थी। उसके बाद जब एनएफएचएस 5 आया तो थोड़ा सा हम वहां पर सुधरे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को आंकड़ा दिख रहा होगा, कोरिया जिला कितना परसेंट दिख रहा है बाल विवाह? अरे शायद ध्यान अच्छे से देखिए, 22.89%। कोरिया जिला जो है यहाँ पर बाल विवाह की दर कितनी थी? 22.89%। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। चलिए इसको आंकड़े में चेंज करते हैं। 22% तो लगभग 23% मान लेते हैं। ठीक है, आंकड़े में बदलते हैं। 100 में से 23,000 में से 1000 में से बोलिए बोलिए भाई 230। चलिए ठीक है, 10,000 में से 1 लाख में से आंकड़ा कम है क्या? 1 लाख में से 23,000 लोग बाल विवाह के पीड़ित थे एनएफएचएस 5 के अनुसार। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। चलिए अब धीरे धीरे और लोगों में जागरूकता आती गई है और बहुत जल्दी नया सर्वे होने वाला है, उसमें हमको नए आंकड़े मिल जाएंगे। 5 साल में जो है ये आंकड़े 9.2% तक गिरे थे। सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया जो है ये सर्वाधिक बाल विवाह की शिकायतें यहाँ से प्राप्त हुई थी। अभी आप लोग बाल विवाह मुक्त अपना कोरिया बनाना है तो आप लोगों को ग्राम पंचायत को पहले बाल विवाह मुक्त घोषित करना ही मालूम होगा। ठीक है, इस साल का हमारा टारगेट 40% था। लगभग जिलों ने उसको कवर अप भी कर लिया है। बालोद हमारा पहला जिला बन गया है जो कि 100% बाल विवाह मुक्त हो गया है। बाल विवाह के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि बाल विवाह के बेसिक कारण क्या है, क्यों बाल विवाह हो रहा है, क्या कारण है सर बाल विवाह होने के? बताएं आप लोग, बोले बाल विवाह होने के कारण क्या है? अशिक्षा, वेरी गुड। और गरीबी किसी ने कहा, वेरी गुड। और प्रेम प्रसंग एक बहुत बड़ा, क्योंकि चाइल्ड लाइन से आप ना, बिल्कुल आप बहुत जूझ रही हैं इस चीज से, वेरी गुड। और क्या है? लिंग भेद है, अशिक्षा है, आर्थिक कमजोरी है, बहुत बड़ी चीज है असुरक्षा की भावना।
असुरक्षा की भावना दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम लेते हैं। लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षा की भावना कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो शायद इसका कहीं और किसी प्रकार का अफेयर ना हो जाए, उसकी कौमार्यता की भी रक्षा करना है, परिवार के लोगों को। गरीबी है, गरीबी में एक लड़की की शादी हो रही है, दूसरे की भी उसके साथ शादी कर दी जाए तो जो हमको शादी में जो अनावश्यक खर्चा होना था वो कम हो जाएगा। सामाजिक दबाव भी है कि सामाजिक दबाव बन रहा है कि आप इस लड़की की शादी जल्दी से जल्दी कर दो। दूसरी चीजें हैं, प्रेम प्रसंग है, जैसा कि मैडम ने कहा आज की डेट में थानों में आप बैठे हैं सर 137 टू पीएनएस के कितने मामले आपके अंदाज हो जाते हैं? महीने में कम से कम 4, एक खाने की बात कर रहे हैं, महीने में कम से कम 4, अधिक से अधिक कई भी होते हैं। 137 टू मतलब कोई बहला फुसला करके भगा करके ले गया है। अधिकतर बहला फुसला करके भगा ले जाने वाली घटनाओं में प्राय प्रेम प्रसंग की बात आती है। आप लोगों को यह भी बता दूं कि अभी हम जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बात करेंगे तो ऐसे विवाह जिसमें कोई किसी को बहला फुसला कर डरा धमका करके लेके जाता है वो शादी ऑटोमेटिक जीरो होती है, वो मान्य ही नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार आपने देख लिया लगभग इतनी लड़कियों की शादी हो जाती थी। लड़कियों की शादी होने के पीछे के कारण आप लोगों ने बता दिए। एक बाल विवाह होने देना मतलब एक बच्ची का रेप होने देने की हम अनुमति दे रहे हैं। इस चीज को केवल मैं नहीं कह रहा हूं, 18 अक्टूबर 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए उसमें ये चीज लिखी हुई है और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद अभियोजन के लोग भी बैठे हुए होंगे, विधिक सेवा के भी लोग बैठे होंगे। बीएनएस की धारा 63, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 जिसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है उसमें भी एक कंडीशन लिखी हुई है कि कोई व्यक्ति, एक महिला, भले ही वह उसकी पत्नी क्यों ना हो और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो वो क्या कहलाएगा? बलात्कार कहलाएगा। यानी उसकी पत्नी ही है लेकिन उसकी आयु 18 से कम है, मतलब वो क्या है? बलात्कार है। ये बीएनएस भी कहता है, पॉक्सो एक्ट भी कहता है, इसके अलावा कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट भी। ठीक है, 1919 में एक और अधिनियम था जिसको शारदा अधिनियम कहा गया था। मैं आपको जानना चाहता हूं कि बाल विवाह के पहले कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई की? नाम आपको बता सकते हैं? बताएं। राजा राममोहन राय और अच्छा वो भी थे और बहुत सारे लोग, काफी सारे लोग थे। अपना नाम ही आप लोग उसमें छोड़ दीजिए कि आप लोग बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 18 साल से पहले जो था 15 साल की आयु थी, उसके बाद 18 साल की आयु। अब लड़कों के बारे में मैं बात करता हूँ कि लड़कों की शादी क्यों जल्दी कर दी जाती है। हमने तो लड़कियों के बारे में बात करी, लड़कों की शादी क्यों जल्दी कर दी जाती है? और घर के लोग चाहते हैं कि गरीबी के कारण जल्दी शादी कर दे, लेकिन लड़के वाले क्यों चाहते हैं? या दूसरे तरीके से प्रश्न को देखिए कि लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 ही क्यों है? दोनों प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहूंगा। लड़कों की शादी जल्दी क्यों कर रही है? लोग सोचते हैं सर कि वो सिंसियर हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा, जिम्मेदारी का, यानी कुल मिला के ये कहा जाता है लड़का बिगड़ रहा है तो खूंटे से बांध दिया जाए तो छुड़ा जाए। ये एक भावना होती है। और दूसरा प्रश्न था कि लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 ही क्यों? अगर सक्षम नहीं होंगे आर्थिक रूप से, कौन आर्थिक रूप से? लड़कों। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं सर 12वीं पास आप लोग लगभग कौन सी उम्र में कर चुके? 17 और 21 साल के होते तक आपने क्या पढ़ लिया था? यानी आप नौकरी करने के लायक हो चुके थे, आप पारिवारिक जिम्मेदारी संभाल सकते थे। आप लोगों ने लड़कियों के बारे में बताया कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाए, तो सबसे पहली चीज गर्भावस्था वाली बात बोली। दूसरी चीज ये है कि एक कम उम्र की लड़की जब अपने ससुराल में पहुंचती है तो वो ससुराल की जिम्मेदारियां उठाने के लायक, अभी वो खेलने की उम्र में उसको आप घर की जिम्मेदारियां दे रहे हो तो फिर वो साथ बहू साजिश कई प्रकार की चीजें चालू हो जाती है ना। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कई संशोधन के बाद जो है इस आयु को बढ़ाया गया, यानी 15 साल से 18 साल किया गया और लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 21 साल किया गया। कई प्रकार के संशोधन हुए। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि एक बच्चे की जो सहमति है वो अप्रासंगिक होती है।
यानी कई बार ये बात होती है ना कि हम तो अपनी मर्जी से बैठ गए, मुझे यही चाहिए, बोला चाहिए यही चाहिए, एक साथ शादी कर रहे हैं। कभी बात आती है जब आप लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं, कोई बच्चा नहीं हो सकता। बच्चों के 4 अधिकार है ना, पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, उस अधिकार के तहत उस बच्चे को इस दुनिया में आने का अधिकार है, नाम का अधिकार है, राष्ट्रीयता का अधिकार है, ये अधिकार उस बच्चे को है, मतलब बच्चा है। इसलिए उस बच्चे को भी पूरा भरण पोषण और अभिरक्षा का अधिकार है। अब उसकी अभिरक्षा कौन करेगा? इसकी या तो जो वैध माता है, जो जिसने उसको पैदा किया है, बायोलॉजिकल माँ, वो कर सकती है, या न्यायालय अगर आदेश दे तो वो पिता भी उसका अभिरक्षा ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 6 में उसी की बात की गई है। और जो न्यायालय है, न्यायालय अपने धारा 4 और 5 के तहत जो आदेश देता है, भरण पोषण का आदेश देता है, उस आदेश को परिवर्तित भी कर सकता है। यदि लड़की की शादी हो गई दूसरी जगह तो न्यायालय अपने आदेश को क्या कर सकता है? अब शिथिल कर सकता है कि अब उसको भरण पोषण नहीं दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं वह न्यायालय जिसमें अपील दायर की जानी चाहिए। आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को क्या करना है? इंजंक्शन ऑर्डर लेना है। कहां से लेना है? कौन से न्यायालय से लेना है? तो इसके लिए जो भी सक्षम न्यायालय आपके जिले में है, जो थाना स्तर पर, जैसे आपके थाने का कोई न्यायालय होगा सर, आप उस थाने स्तर के न्यायालय से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। अगर थाना स्तर के ऑर्डर से नहीं होता तो आपके जिले में जो जिलाधीश महोदय हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनके द्वारा नामित किए गए किसी अपर कलेक्टर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं, आप उनके यहाँ से भी ये निषेधाज्ञा ले सकते हैं। उनको इसका पावर है कि वो निषेधाज्ञा देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ तक यानी कोई व्यक्ति जिसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है और वो बाल विवाह करता है किसी लड़की से, ठीक है, तो उसको सजा हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक बाल विवाह होता है, तो उसमें कई प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अगर बाल विवाह हुआ है मतलब बलात्कार तो है, यानी पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसलिए उस वयस्क जो लड़का है, 18 साल की जो आयु पूरी कर चुका है, उसको सजा हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम लड़की को कहां प्रस्तुत करवाते हैं? बाल कल्याण समिति में, ताकि उसका पुनर्वास भी क्लियर हो सके। ठीक, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। बाल विवाह का अनुष्ठान कौन करेगा? पुरोहित, कोई भी पंडित हो सकते हैं, कोई भी मौलवी हो सकते हैं, कोई भी पादरी हो सकते हैं, कोई भी धर्मगुरु हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के बैगा मुनिया हो सकते हैं, कोई भी आर्य समाज के लोग हो सकते हैं, ये जो शादी का अनुष्ठान करवाते हैं। ठीक है, इनके लिए धारा 9 में स्पष्ट, धारा 10 में स्पष्ट उल्लेख है कि उनको सजा का प्रावधान है यदि कोई बाल विवाह करवाता है। ठीक है, अब ये अनुष्ठान करवाने में वाले में 3 लोग हैं। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं? शामियाना वाले हो सकते हैं, शामियाना वाले हो सकते हैं। ठीक है, जो खाना बनाया था वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो जीजा जी, फूफा जी है ना, जो बैठ करके लिख रहे थे वहां पर सत्ताई का जाते हो तो लिखवाते हैं, ये जीजा जी और फूफा जी किनारे में बैठे रहते हैं, उन्हीं लोग लिखते हैं सबसे ज्यादा जिसने कितना दिया। आशीष गुप्ता जी हमारे यहाँ शादी में आए थे, 151 रुपए दिए थे, तुमके यहाँ शादी में जाके 151 ही देना है। ठीक है, 5 लोगों खाना खाना है। वो जो लिखाया जाता है ना, रजिस्टर एंट्री होती है, सामान्य रजिस्टर नहीं है, वो होता है क्या चीज? वो एविडेंस होता है। आप लोगों को सीएमपीओस को एविडेंस कलेक्ट करना है, वो एविडेंस होता है। इसीलिए आप लोग जब न्यायालय में जाते होंगे तो स्त्री धन की सूची मांगा जाता है या उपहारों की सूची मांगी जाती है, तो वो जो रजिस्टर है ना, वो वहां पर काम। ठीक है, तो ये अनुष्ठान करने वाले हैं और बाल विवाह के समारोह को बढ़ावा देना और इसकी अनुमति देने वाले, इन सब के ऊपर कार्रवाई होती है। आप लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2-3 कार्रवाई ऐसी हुई है। अभी कुछ दिन पहले रायपुर में हुई है, जहां पर धारा 9, 10, 11 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है। कुछ दिनों पहले सूरजपुर में भी एक एफआईआर ऐसे ही दर्ज हुआ था, जो बाल विवाह के प्रति दर्ज हुआ था। ठीक है, ध्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, सेक्शन 12 बहुत महत्वपूर्ण है। कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क का बाल विवाह शून्य होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में बाल विवाह क्या होगा? ऑटोमेटिक 0 होगा। और वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। और एक है धारा 13, बाल विवाह पर रोक लगाने का आदेश जारी करना। जो मैंने आपको कहा कि अगर आपकी बाल विवाह की कितनी कंडीशन हो सकती है? बाल विवाह की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन। पहली कंडीशन ये होगी कि बाल विवाह की
सूचना मिल गई है। विवाह होने में अभी बहुत समय बचा है, मतलब आज शादी हो रही है और 6 महीने बाद आज यानी केवल बातचीत हुई है और 6 महीने बाद शादी है। एक ये होगा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपको अभी सूचना मिल रही है कि 2 घंटे बाद बारात आने वाली है या कल सवेरे बारात आने वाली है, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन होगी ये पता चलेगा कि शादी हो चुकी है। यही 3 कंडीशन। अब इन 3 कंडीशन को हैंडल करने का तरीका बहुत आसान है, एकदम इजी है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि धारा 13 के तहत जो निषेधाज्ञा आपको लेनी चाहिए। निषेधाज्ञा क्या मालूम है? अभी सीएम क्या है? चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर। आपको मालूम है इंजेक्शन ऑर्डर क्या होता है? नहीं मालूम? किसी को मालूम है? नहीं, गलत गलत। कितने सीएमपीओ हैं यहाँ पर? आप सभी है ना? इंजेक्शन ऑर्डर नहीं मालूम? कितने दिन से अपन बाल विवाह कैसे रुकवा रहे हैं? निषेधाज्ञा के बारे में हमको अगर नहीं मालूम तो कैसे रुकवा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं मालूम, आज पता चला। धारा 13 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये हमको एक प्रावधान देता है निषेध आज्ञा, इंजेक्शन ऑर्डर। अगर आप कहीं बाल विवाह रुकवाने चाहते हैं तो वहां पर उनके परिवार के लोगों के लिए एक आदेश जो कि मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब या संबंधित न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे एक ऑर्डर निकलवाना होता है दोनों परिवार के लिए, लड़का परिवार और लड़की परिवार के लिए। ये आदेश होता है कि आप बाल विवाह संपन्न नहीं करा सकते। यदि आप बाल विवाह करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये न्यायालय का आदेश होता है, इसको इंजेक्शन ऑर्डर कहा जाता है। इसके लिए सामान्य तौर पे आपको एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है संबंधित न्यायालय में, और संबंधित न्यायालय जो है वो निषेधाज्ञा निकाल करके आपको देगा और उस निषेधाज्ञा की आपको तामील करवाएंगे, उनके घर में चस्पा करेंगे, दोनों परिवार को एक एक कॉपी उसकी देंगे। उसके बाद अगर कोई बात इसमें मैडम जो पावर दिया गया है, सबसे पहली चीज जो थाना क्षेत्र के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको पावर है। इसके साथ में चूंकि मिशन वात्सल्य आने के बाद पीएम को इसका पावर दिया गया है, तो आपके द्वारा नामित जो एसडीएम हो सकते हैं वो भी इसकी निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री ऑर्डर जारी करना होता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास से कई बार वो एंट्री ऑर्डर हम नहीं ले पाते, तो जो एसडीएम है वो भी उसका एंट्री ऑर्डर उसमें जारी कर सकते हैं। सेक्शन 13 के तहत जो है वो जारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई अधिकार मैंने दिया है। हाँ, ये देना है मैडम। ये जो इसका कार्य सूची जो आई थी और जो दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसमें भी इसको हाँ ठीक। हाँ सर, संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस के पास आने वाली रिपोर्टें दो प्रकृति की है, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय। संज्ञेय प्रकृति के अपराध उन अपराधों को कहते हैं जिसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और अन्वेषण के अनुक्रम में आगे बढ़ के चार्जशीट कोर्ट दाखिल करती है। और असंज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती है। अगर न्यायालय आदेश दे तो ही प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अन्वेषण कर सकता है। तो ये अपराध संज्ञेय है और इस मामले में एफआईआर कराने के लिए कहीं से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस थाने में एफआईआर होंगे और अन्वेषण की प्रक्रिया प्रारंभ। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम पुलिस थाने में अगर कोई शादी हो गई उसकी जानकारी देते हैं तो पुलिस आपको ये नहीं बोलेगी नहीं पहले मैं जांच करूंगा उसके बाद एफआईआर। इसमें वो क्या करेंगे, चूंकि ये संज्ञेय अपराध है वो सीधे एफआईआर दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उन सबूतों को आपके प्रतिवेदन के आधार पर वो आगे की जांच करेंगे और उसमें जितने लोग उसमें शामिल होंगे धारा 9, 10, 11 के तहत उनको आरोपी बनाते जाएंगे। इसमें और कौन से कानूनों का उल्लंघन हुआ है इसकी जांच वो करेंगे। अगर शादी हो गई तो क्या शारीरिक संबंध बन गया, शारीरिक संबंध बन गया मतलब पॉक्सो एक्ट का मामला बन गया। पॉक्सो एक्ट जानते हैं ना सभी लोग, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। इसके तहत अगर कोई अपराध हुआ है तो वो भी उसमें उपयोग में आएगा, ठीक है। देखिए बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है इसका उद्देश्य जो है लड़कियां 18 लड़के 21 साल, यहाँ पर मैंने आपको कभी अलग अलग धाराओं को बता दिया गया। इसमें भी लिखा हुआ है नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध मतलब पॉक्सो एक्ट का अपराध है।
नाबालिग जीवन साथी का पुनर्वास मतलब जेजे के अधिनियम भी इसमें लागू होता है। यानी कौन कौन से कानून लागू हो जाते हैं? जेजे मैंने पहले बताया कि दूसरा की श्रेणी में आता है। तो हमको जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम दोनों को सलाह दो। मतलब स्टेट बढ़ेगी ना आगे। ये हमारा प्रथम प्रयास रहेगा, वहां तक लिमिट क्यों क्रॉस करेंगे? आप क्या मानते हैं कि आप जो अभी प्रयास बोल रही हैं, आप इसमें कितने % सक्सेसफुल? नहीं देखिए, जब गांव में जाते हैं ना तो जो एक माहौल जो बनता है उस समय थोड़ा सा भय का माहौल तो बनता ही है। कितने सारे लोग मेरी यहाँ पर कंडीशन देखिए, बहुत समय बचा है। नहीं, बहुत समय तो है, लेकिन हम उस समय को उनके दिमाग में ये क्यों लाए कि इनकी शादी होगी ही होगी। पहले ही हमको इंफॉर्मेशन दे कि आप गलत कर रहे हो। कुछ लोग परिवार वाले बैठ जाएं, ज्यादा बात फैले ना। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं कि एसओपी जो है वो एसओपी क्या कहता है, आपके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है वो क्या कहता है। जैसे ही आपको सूचना मिलती है कि कहीं बाल विवाह होने में, यानी उनकी विवाह तय हो चुका है, इस कहानी के अनुसार क्या हो चुका है, उनका विवाह तय हो चुका है। अब विवाह तय हो गया मतलब अपने आप में एक अपराध तो घटित हो चुका है। समझ रहे बात को? अपने आप में एक अपराध तो घटित हो चुका है, लेकिन उनका अभी विवाह हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको प्रिवेंशन पार्ट पे रोक सकते हैं। अब प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो दस्तावेज की जांच करना है कि वाकई में सूचना सही है कि नहीं। वाकई में सूचना सही है कि नहीं। अगर सूचना गलत है तो हमको कोई एक्शन नहीं लेना है। भाई सूचना गलत है, वो दोनों बालिग हैं, शादी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए शादी। अगर सूचना सही है तब क्या करना है? सूचना सही है तब हमको करना है कि सबसे पहले इन्फॉर्म करना है CWC, एनजीओ, चाइल्ड लाइन और अपने मजिस्ट्रेट को। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैंने बताया या एसडीएम है, हम उनको सूचना दे सकते हैं कि एक जगह ऐसे विवाह होने की हमको सूचना प्राप्त हुई है। अब इनको सूचना देने के पीछे कारण क्या है? ताकि फिर से वही बात, धारा 13 के तहत आप क्या लिखवा सकते हैं? इंजंक्शन ऑर्डर ले सके। ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर प्रत्येक प्रकरण में लेना बहुत जरूरी है। वो इंजंक्शन ऑर्डर आपकी सुरक्षा के लिए है कि बाद में अगर विवाह हो जाए तो आपके ऊपर कोई ये बात ना हो कि आपके क्षेत्र में विवाह कैसे हो गया, अब 2 साल के लिए फिर अटक गए, हम अपने आप को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित नहीं कर पाए। इसके कारण क्योंकि आपने इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया। ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर जरूर लीजिए। अब बच्चे को फाइल एप्लीकेशन फॉर इंजेक्शन ऑर्डर, आप अपना एक एप्लीकेशन दीजिए इंजेक्शन ऑर्डर के लिए। इंजेक्शन ऑर्डर अगर निकल जाता है, इंजेक्शन ऑर्डर निकल गया और उन्होंने विवाह नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए विवाह कर दिया तो फिर कहां पहुंच सकते हैं? प्रोसिक्यूशन के लिए पहुंच सकते हैं। क्लियर है बात? यानी पहला पी प्रिवेंशन पार्ट में इंजेक्शन ऑर्डर जरूर ले। दूसरा पी है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन पार्ट ये होता है कि बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि जेजे एक्ट ये कहता है कि एक बच्चा जिसको प्रताड़ित होने की संभावना भी है तो वो बच्चा क्या है? देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा। तो यहाँ पर उसका विवाह होने की संभावना है ना उसकी विवाह होने की, मतलब बच्चा सीएनसीटी कैटेगरी का है, तो उस बच्चे को वहां से क्या करना चाहिए? हमको रेस्क्यू करना चाहिए। रेस्क्यू करके आप कहां प्रोड्यूस करवा दीजिए? CWC। अब CWC क्या करेगी? आदरणीय पाटिल सर, आपको मिल गया एक बच्चा आपके सामने लाके प्रस्तुत करके इस बच्चे का विवाह होने वाला है, क्या करेंगे सर? देखिए, हम लोग के समिति में पूर्व में भी प्रस्तुत हुआ था एक बच्चा जी। बच्ची प्रस्तुत हुई थी सर, और हम लोगों ने बच्ची को पहले कंडीशन जाना, उसके परिजनों को समझाइश दी जी। और बच्ची क्या चाहती थी, बच्ची शिक्षा से जुड़ना चाहती थी, उसका बाल विवाह क्यों हो रहा था, इस परिस्थिति को हम लोगों ने पहले आंका और बच्ची किस परिस्थिति के कारण उसकी शादी हो रही थी और उस परिस्थिति जो उससे अभाव थी, जैसे या तो शिक्षा से अभाव थी या शिक्षा के और कारण उसके पीछे थे, उस कारण को हम लोगों ने समझा और उसको देखरेख सीएनसीपी घोषित करके देखरेख संरक्षण मिल गया और उसके लिए तमाम जो आदेश जारी करना था उसको सहयोग के लिए आदेश किया, जिससे उसका देखरेख संरक्षण हो और उसका बाल विवाह रुके और जब वो बालिग हो तो आत्मनिर्भर हो, जैसा उसका मानसिकता है उसके बाद उसका बच्चा बाल विवाह की कंडीशन में आया तो आया क्यों? इसलिए आया क्योंकि हो सकता है जो हमारे स्कूल में कन्वर्शन होता है, यानी 5वीं के बाद 6वीं में एडमिशन, 8वीं के बाद 9वीं में एडमिशन और 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन। ठीक है, ये हमारा कन्वर्शन होता है। अब सबसे ज्यादा जो है ना ड्रॉप यहीं पर होते हैं। 5वीं पढ़ने के बाद लोग मिडिल स्कूल में जाना है बच्चे
तो 100 में से मात्र 80 85 लोग जो है ना वो उसमें मिडिल स्कूल में पहुंच पाते हैं, 15% वही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब हम 8वीं से 9वीं में जाने वाले होते हैं तो फिर उस 100% से लगभग 10% जो है फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होता है 10वीं के बाद। 10वीं के बाद सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होता है। उसके पीछे ये पहले बहुत सारे कारण थे कि गांव में स्कूल नहीं थे, हाई स्कूल नहीं थे, अब तो सरकार ने सब खोल दिया है, लेकिन उसके बावजूद ड्रॉप आउट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो ड्रॉप आउट है उसके बाद भी बच्चा पढ़ सके, अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो उसके ऊपर विवाद की नौबत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमको यहाँ पर क्या चीज करना है, वो हमको करना है उन बच्चों के अंदर ओनरशिप डेवलप करना है। ओनरशिप डेवलप करना है कहने का मतलब उस बच्चे में ये भावना आ जाए कि मुझे शादी नहीं करना। स्कूलों में जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं सबसे ज्यादा बदमाश बच्चे होते तो उन्हीं को क्लास का मॉनिटर बनाते होता था ना, इसलिए कि वो खुद भी अनुशासन में रहेंगे और दूसरों को भी अनुशासन में रखेंगे। ऐसे बच्चे जिनको बाल विवाह होने की संभावना है उनके अंदर ये ओनरशिप डेवलप कर दिया जाए। आप विवाह में लेखन करवाते हैं, बाल विवाह से संबंधित ना होके करवाते हैं ना, उसके लिए हम दूसरों को पेमेंट देते हैं। क्यों ना वो बाल जो विवाह के जो नारों का लेखन है वो उन्हीं बच्चों से करवाया जाए। उसके नीचे बच्चे अपना स्वयं का नाम भी लिखे उस नारे के नीचे, तो ये ध्यान में आएगा कि ये नाम मैंने लिखा है, मुझे शादी तो नहीं करना, मुझे शादी तो नहीं करना है। दूसरी चीज, स्कूलों में जो प्रेयर का टाइम होता है 5 मिनट हम बच्चों से बात करते हैं, उस दौरान लड़कियों को यह समझाया जाए कि आप जिससे प्रेम करते हो, मान लीजिए प्रेम के कारण आप शादी कर रहे हो, आप जिससे प्रेम करते हो अगर आपका बाल विवाह होता है तो वही जो आपका प्रेमी है वो अंदर जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अपने प्रेमी को आप चाहते हो क्या कि वो अंदर हो जाए? शादी करके आप चले भी जाओगे तो जब कभी भी आप वापस आओगे उस लड़के के ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज ये है कि प्रत्येक बच्चे को, लड़कों को यह समझाया जाए कि आप अगर विवाह करते हो किसी के चक्कर में आकर के, प्राय ये होता है कि लड़कियां जिद कर रही हैं, आप बताओ सर मैं अगर शादी नहीं करूंगा तो वो फांसी लगा लेगी, आता नहीं बात, वो फांसी लगा लेगी। तो उसको समझाना भैया बोल रही है, लेकिन अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर पहली तलवार लटकेगी, तुम अंदर जाएगा। समझाइए, दोबारा समझाइए। दूसरी चीज, CWC के पास प्रोड्यूस करने से उनका डायवर्शन होगा। बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, अगर उसका बच्चे का ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट है आप उसमें एडमिशन दिलवा दिए, हो सकता है बच्चा उस ड्राइंग पेंटिंग के कारण और दिमाग उसका शादी में ना लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम CWC का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है और अनिवार्य है प्रत्येक बच्चे को प्रोड्यूस करना। CWC प्रोडक्शन हो जाएगा और CWC प्रोडक्शन के बाद बच्चे का रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, उसके माता पिता को उसकी कस्टडी दे दी जाएगी समझाने के बाद, और उसके पहले अगर बच्चे की कस्टडी नहीं दी जाती तो बच्चे को होम में भी रखा जा सकता है। अगर बच्चे से संबंधित कंप्लीट आपको एविडेंस भी कलेक्ट करना है, जिसमें उसका जन्म प्रमाण पत्र हो या उसके स्कूल का मार्कशीट हो, आधार कार्ड जन्म का प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड देख करके किसी भी बच्चे को ये बोल देना कि बालिग हो चुका है मान्य नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत 3 ही कंडीशन दी गई है किसी बच्चे की आयु को जांचने। पहली चीज है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट। दूसरी कंडीशन है अगर मान लीजिए स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उस कंडीशन में किसी नगर पालिका या नगर पंचायत के द्वारा प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र। अगर ये दोनों नहीं है तब की स्थिति में ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी उसकी जांच या कोई मेडिकल जांच, यही 3 कंडीशन है। जी हाँ, ऑसिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं, वो अंतिम उपाय होता है और उसके न्याय आदेश। ठीक है, तो प्राइमा फेसिया अगर किसी को देख के लग रहा है नाबालिग है तो आप उसको पहली कंडीशन में उसको नाबालिग ही मानिए, दस्तावेज बाद में प्रस्तुत हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये है कि बाल विवाह होने वाला है, हस्तक्षेप के लिए समय नहीं है। उदाहरण 15 साल की मुस्कान, अगले दिन एक विवाह समारोह सामूहिक विवाह होने वाला है और लड़की ने अपनी परेशानी जो है वो अपनी सहेली को बताई है। फिर से यहाँ पर वही चीज, पहले दस्तावेज चेक करना है, दूसरी चीज बच्चे को वहां से तत्काल रेस्क्यू करना है क्योंकि यहाँ पर समय नहीं, ठीक है, तत्काल रेस्क्यू करना है। तीसरी चीज, अब आपको फिर से न्यायालय के पास जाना है। पहले वाले में समय था, न्यायालय बाद में भी आपको आदेश दे सकता था कि
यहाँ पर आपके पास समय नहीं है, इसलिए एंट्री ऑर्डर भिजवाना है, अंतिम आदेश भिजवाना है, तत्काल आदेश की मांग करना है, इसलिए एलजीएम साहब जो है उनको नॉमिनेट किया जा सकता है जो आपको तत्काल आदेश जारी कर सके निषेधाज्ञा, ठीक है। और इस निषेधाज्ञा के बाद वो विवाह नहीं करें, तो बच्चे को प्रोड्यूस करना है सीधे बात मेजरमेंट कर रहे हैं, दिन रात वही उसी साइकिल में गोल घूमते रहते हैं और न जाने कितने वर्षों से, मतलब 20-22 साल से तो मैं देख रही हूँ आंगनबाड़ी केंद्र में इस काम को होते हुए। निश्चित तौर पे बहुत सारी उपलब्धियां हुई है और लगातार इसमें काम भी चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा वर्क है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर एफर्ट्स डालें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही सुहाना होगा। कितने ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कितने ऐसे इन्फॉर्मर्स हैं, कितने आपके ग्राम पंचायत के सचिवगण जो बैठे हैं या सरपंच है या पंच है, उन्होंने खुद से आगे बढ़कर सूचना, सबसे पहले सूचना नहीं मिलेगी तो हम त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति अगर निर्मित हो जाती है कि हाँ यहाँ बाल विवाह हो ही नहीं रहा, जैसे हमारे कुछ 100 से ऊपर पंचायतें ऐसी हैं जहाँ बाल विवाह हो चुका है, नगर पालिका क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो बाल विवाह तो हो चुके हैं, जहाँ के पार्षद जागरूक है, जहाँ के लोग जागरूक है, जहाँ पंच सरपंच कंधे से कंधा मिलाकर इस बात को भलीभांति समझ रहे हैं कि बाल विवाह मुक्त क्यों करें। तो आप सबसे यही गुजारिश रहेगा, जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, स्पेसिफिकली जो सोनभद्र रामगढ़ का बेल्ट है या वो एरियाज है जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ नेटवर्क नहीं है, हमारे लगभग 34 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर देयर इज जीरो कनेक्टिविटी। तो ऐसे क्षेत्र से हमको सही सूचना मिले या ना मिले, हमारा प्रयास ये होना चाहिए, जितने संगठन के प्रमुख है आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सभी समाज के प्रमुख अपने निचले अमले को, अपने निचले जो आपके सदस्य हैं उन तक यह बात समझाएं, बताएं और उनको कसम दिलवाएं कि इस तरह का कुछ भी आपके गांव में नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपसे मुझे सूचना मिल नहीं पाएगी, तो नहीं मिल पाएगी तो उसका दूसरा रास्ता सिर्फ यही है कि नहीं होना चाहिए वहां पर इस तरह का काम। लेकिन यही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विस्तार से चर्चा करके आपको बताया जाएगा, किंतु मोटा मोटी एक हमको सुनियोजित तरीके से काम करने की आवश्यकता है। ग्राम सभा में हम लोग हर वर्ष इसका प्रस्ताव करवाते हैं कि इस पर चर्चा हो, ग्राम सभा में जरूर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए। और अगर कोई एग्जाम्पल है किसी का हमने बात करवाया है, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के शुरुआत के महीनों में कुछ 2 केस आए, इफ आई रिमेम्बर वेल। क्यों मैं कुछ 2 केस आए थे लास्ट, उसके बाद से कोई केस रिपोर्ट नहीं है ना। तो वो 2 केस जो आए थे, उस 2 केस अपने आप में वो एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसको गांव वालों को बार बार दिखाकर समझाकर बताया जा सकता है कि देखिए ऐसा करने से ये नतीजा होता है, और अगर आपने विवाह कर दिया तो क्या स्थिति निर्मित होती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, बहुत ही अच्छा ये वर्कशॉप है ना, रोजमर्रा की लाइफ आप जीते हैं और वही ऑफिशियल वर्क हम करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमको समाज के लिए करनी चाहिए, और समाज में जो परिवर्तन आएगा वो सीधे सीधे हमारे स्कीम्स में और हमारी पूरी व्यवस्था, हमारी पूरी प्रणाली को वो स्ट्रेंथन करता है। मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग यहाँ पर भली भांति समझ कर जाएं। संभवतः बहुत सारे इनके पास बुकलेट मैंने दिया था, एक नेशनल वुमेन कमीशन का एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें एक बुकलेट ही छपा हुआ है। ये सारे बुकलेट को हम लोग भी प्रिंट करा के आप लोग तक वितरण करा सकते हैं। मोटा मोटी एक बार देखने से समझ में आता है कि किस एक्ट में क्या प्रावधान है और हम किस तरीके से उसमें काम कर सकते हैं। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं पूरे लिए तो नहीं बैठ पाऊंगी, बहुत सारा वर्क पेंडिंग है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। बुराई और अपराध है,
सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकती है। इसलिए मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी, सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो पाए। मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद, जय